नमस्कार दोस्तों, सॉलिड साइंस पॉइंट की मैथमेटिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये दोस्तों अपन ने कोचिंग ओपन की है शाहपुरा में। सॉलिड साइंस पॉइंट के नाम से है, बीएससी के स्टूडेंटों को समर्पित ये कोचिंग है। अगर कोई भी शाहपुरा या आसपास का बच्चा हो और कोचिंग करने का इच्छुक हो तो संपर्क कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक ये था कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। एक ये प्रॉब्लम थी कि वीडियोज़ के ऊपर वॉच टाइम भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप वीडियोज़ को देख ही नहीं रहे हो। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखो, क्योंकि अगर वीडियो को देखोगे तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और जब भी अपनी कॉलेज ओपन होगी तो अपन यहीं से पढ़ाएंगे। जहाँ तक अपन ने यहाँ पे कर देंगे यूट्यूब के ऊपर, उसके आगे से ही पढ़ाएंगे। तो वीडियोज़ को देखो और वीडियोज़ को ऑनलाइन देखो। कुछ बच्चे हैं जो डाउनलोड करके देखते हैं, तो वो नहीं करना है अपने को। वीडियोज़ को ऑनलाइन देखना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना है। तो लास्ट लेक्चर पे मैं परमुटेशन ग्रुप को समाप्त कर गया था। परमुटेशन ग्रुप को समाप्त करने के बाद में अब एक नया जो चैप्टर है सब ग्रुप के नाम से, वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सब ग्रुप और इसको बोला जाता है उपग्रुप। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की सब ग्रुप होता क्या है। मान लो लेट जी एक ग्रुप है। मान लो कि जी एक ग्रुप है तथा स्टार इसमें संक्रिया है। जी एक ग्रुप है तथा स्टार इसमें संक्रिया है। मान लो कि जी एक ग्रुप है तथा स्टार इसमें संक्रिया है। ठीक है। अब आप जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लो। जैसे एच ले लिया आपने जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट क्या ले लिया, एच। अगर ये एच जो आपने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है वो भी स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप बना दे। क्या बोला मैंने कि आपने जी का नॉन एम्प्टी सबसेट एच लिया है, अगर एच भी स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप बना दे तो एच को जी का क्या कहा जाता है, सब ग्रुप कहा जाता है। तो एक चीज यहां से क्लियर निकल के आई कि जो सब ग्रुप होता है वो भी अपने आप में एक ग्रुप होता है। क्या, जो सब ग्रुप होता है वो भी अपने आप में एक ग्रुप होता है। और सब ग्रुप में वही संक्रिया होती है जो अपने ग्रुप के अंदर संक्रिया थी। तो दो चीजें हो गई ना, कि जो सब ग्रुप होता है वो भी अपने आप में एक ग्रुप होता है और सब ग्रुप में वही संक्रिया होती है जो ग्रुप में संक्रिया थी। तो मैं परिभाषा से लिखता हूं कि जी एक ग्रुप है और स्टार इसमें संक्रिया है। यदि कैपिटल जी का एक अरिक्त समुच्चय है, यदि कैपिटल जी का एक अरिक्त समुच्चय एच भी स्टार संक्रिया के लिए, यदि कैपिटल जी का अरिक्त समुच्चय एच भी स्टार संक्रिया के लिए, यदि कैपिटल जी का अरिक्त समुच्चय एच भी स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप हो, एक ग्रुप हो तो एच को जी का सब ग्रुप कहा जाता है। तो एच को जी का सब ग्रुप कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से दो चीजें निकली हैं कि आप जो एच ले रहे हो वो जी का नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हो और एच है वो भी स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाना चाहिए। एच जो है वो भी स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाना चाहिए और ग्रुप में जो संक्रिया है वही सब ग्रुप में आनी चाहिए। जैसे अब देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रत्येक ग्रुप के दो सब ग्रुप तो होते ही होते हैं। एक तो खुद का खुद ही और एक आइडेंटिटी। कहने का मतलब जी के सारे एलिमेंट एच में चले जाए तो वो तो खुद जी बन जाएगा एक सब ग्रुप तो। और एक तत्समक आइडेंटिटी, वो प्रत्येक ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो दो नोट पॉइंट है, इसमें नोट पॉइंट पहला लगा के लिखता हूं
प्रत्येक ग्रुप के दो सब ग्रुप अवश्य होते हैं। प्रत्येक ग्रुप के दो सब ग्रुप अवश्य होते हैं। उनमें कौन कौन सा था? एक तो है जी स्वयं, एक तो जी खुद का खुद, वो भी खुद का उपग्रुप होगा, और दूसरा है ई, जहां ई क्या है? तत्समक वाला। एक तो खुद का खुद और जहां ई जी का तत्समक अवयव है। जहां ई है वो जी का क्या है? तत्समक अवयव। तो प्रत्येक ग्रुप के ये दो सब ग्रुप अवश्य होते हैं, और प्रत्येक ग्रुप के ये दो सब ग्रुप अवश्य होते हैं। तो इन सब ग्रुपों को क्या कहा जाता है? इन सब ग्रुपों को, इन उपग्रुपों को, इन उपग्रुपों को तुच्छ या निरर्थक, तुच्छ या निरर्थक, और इंग्लिश में इनके लिए एक वर्ड होता है ट्रिवियल, TRIVIAL। इन उपग्रुपों को तुच्छ या निरर्थक या अनुचित बोले तो इम्प्रॉपर उपग्रुप कहा जाता है। तो कोई सा वर्ड भी बोल सकते हो आप। इनको तुच्छ उपग्रुप बोल दो, क्योंकि ये तो हमेशा होते ही होते हैं प्रत्येक ग्रुप के। तो इनको तुच्छ उपग्रुप बोल दो, निरर्थक उपग्रुप बोल दो, या अनुचित उपग्रुप बोल दो। हिंदी में तो ये, और इंग्लिश में चाहे इनको ट्रिवियल सब ग्रुप बोल दो या इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, ये तो प्रत्येक ग्रुप के होते हैं। दूसरा नोट पॉइंट है, इन उपग्रुपों के अलावा, इन दो के अलावा अगर कोई उपग्रुप है, इन दो के अलावा कोई उपग्रुप है, अगर इन दो के अलावा कोई उपग्रुप है तो उसको बोला जाएगा प्रॉपर उपग्रुप। हिंदी में बोलेंगे उसको उचित। ये दो तो अनुचित हो गए, और अगर इनके अलावा कोई मिल रहा है तो उसको बोलेंगे उचित उपग्रुप। तो इन उपग्रुपों के अलावा, इन मतलब ये दोनों ई, एक तो आइडेंटिटी वाला ई और एक जी स्वयं, इन उपग्रुपों के अलावा जी का कोई उपग्रुप उपस्थित है इन उपग्रुपों के अलावा यदि जी का कोई उपग्रुप उपस्थित है तो इसे उचित उपग्रुप कहा जाता है। तो इसे उचित उपग्रुप कहा जाता है। और उचित उपग्रुप को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? मैं लिख देता हूं यहां, देख लेना, प्रॉपर सब ग्रुप। दोस्तों इसमें अपन ने ये पढ़ा है कि जी अपना एक कोई ग्रुप है, मान लो उसमें स्टार संक्रिया है, और जी का मैं कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेता हूं H, अरिक्त उपसमुच्चय लिखता हूं यहाँ, अरिक्त उपसमुच्चय। तो जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H लेता हूं। अगर H भी स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप बना दे तो जी को H का सब ग्रुप कहा जाता है। प्रत्येक ग्रुप के दो सब ग्रुप अवश्य होते हैं। प्रत्येक ग्रुप के दो सब ग्रुप अवश्य होते हैं, एक तो खुद जी स्वयं और एक आइडेंटिटी। इनको तुच्छ उपग्रुप बोल दो, निरर्थक उपग्रुप बोल दो, या अनुचित। इंग्लिश में एक वर्ड होता है ट्रिवियल या इम्प्रॉपर। और अगर इन दो के अलावा अगर कोई उपग्रुप है तो उसको उचित उपग्रुप बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताता हूं मैं सब ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स को अपन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ग्रुप होता है गुणन संक्रिया के लिए। ये क्या होता है? ये सम्मिश्र संख्याओं का गुणन संक्रिया के लिए
सम्मिश्र संख्याओं का गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है। तो इसके सब ग्रुप देखो, ये तो ग्रुप है, इसके सब ग्रुप। पहला तो है जीशियम, खुद का खुद, एक तो सब ग्रुप ये बना। दूसरा सब ग्रुप ये बना, तत्समक वाला, आइडेंटिटी वाला वन। और तीसरा सब ग्रुप क्या बनेगा? तीसरा सब ग्रुप बनेगा 1 और -1। ये तीसरा सब ग्रुप बनेगा। दोस्तों अगर कोई बंदा ऐसे सोच रहा है कि मैं ये भी सब ग्रुप बना दूं, मान लो, तो मैं बोलूँगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सब ग्रुप होता है वो अपने आप में ग्रुप होता है और ग्रुप में समवर्ता नियम लगना चाहिए। तो बताओ इसको और इसको गुणा करने से माइनस आयोटा बनेगा। माइनस आयोटा है क्या इसमें? वो तो नहीं है ना। इसका मतलब ये कभी भी ग्रुप है, ये कभी भी सब ग्रुप नहीं बन सकता। और हमेशा याद रखना कि जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ, जैसे एच है, मान लो एच सब ग्रुप है जी का, तो ऑर्डर ऑफ एच है वो ऑर्डर ऑफ जी को हमेशा डिवाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है? अगर ग्रुप का ऑर्डर मान लो 4 है तो सब ग्रुप का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 4 को तो ये 3 संख्या डिवाइड करती है। तो देखो एक ऑर्डर का ये बन गया, ये 4 ऑर्डर का बन गया, ये 1 ऑर्डर का बन गया और ये 2 ऑर्डर का बन गया। सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ग्रुप का ऑर्डर 4 था तो सब ग्रुप का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है। अब जी, स्वयं और ई, ये तो दोनों के दोनों बन गए इम्प्रॉपर। ये तो दोनों के दोनों इम्प्रॉपर बोल दो या ट्रिवियल बोल दो, क्योंकि ये तो सब ग्रुप तो हमेशा होते ही होते हैं। और ये जो सब ग्रुप बना, इस सब ग्रुप को बोला जाता है प्रॉपर सब ग्रुप। इसको बोला जाता है प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर क्या होते हैं और प्रॉपर क्या होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जो एन होता है वो सब ग्रुप होता है एस एन का। ये दोस्तों ये सब ग्रुप का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? सब ग्रुप का चिन्ह है ये, ठीक है। अब आप इसको लेस देन का चिन्ह मत समझना, ये सब ग्रुप को दर्शाने का चिन्ह होता है। ए एन सब ग्रुप होता है एस एन का। एस एन क्या होता है? एस एन के बारे में मैं बताया था आपको, ये होता है सिमेट्रिक ग्रुप। ये क्या होता है? सिमेट्रिक ग्रुप। और सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर तो समक्रमचय और विषमक्रमचय दोनों होते हैं। समक्रमचय और विषमक्रमचय दोनों होते हैं सिमेट्रिक ग्रुप में। आपने समक्रमचयों को उठाया और समक्रमचयों को उठाने के बाद में वो समक्रमचयों का जो सेट बना वो भी एक ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को कहा जाता है ए एन। उस ग्रुप को कहा जाता है अल्टरनेट ग्रुप, और हिंदी में बोलते हैं इसको समक्रमचयों का ग्रुप या फिर एकांतर ग्रुप। तो हमेशा जो ए एन होता है, बताओ ए एन के सारे एलिमेंट एस एन में है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ए एन में समक्रमचय होते हैं और इसमें सम भी होते हैं और विषम भी। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इसमें, और इसमें भी क्रमचय गुणन संक्रिया होती है और इसमें भी क्रमचय गुणन संक्रिया होती है। तो जो ए एन होता है वो हमेशा किसका सब ग्रुप होता है? एस एन का। ये दूसरा एग्जाम्पल याद रखना। जैसे तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट है, देखो जेड प्लस जेड क्या होता है? ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है प्लस संक्रिया। ये हमेशा सब ग्रुप होता है किसका? क्यू प्लस का। क्यों क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो जेड प्लस क्यू प्लस का सब ग्रुप होता है। क्यू प्लस हमेशा सब ग्रुप होता है आर प्लस का। क्यू प्लस हमेशा सब ग्रुप होता है आर प्लस का। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो आर प्लस हमेशा सब ग्रुप होता है वो होता है सी प्लस का। आर प्लस हमेशा सब ग्रुप होता है सी प्लस का। सी हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो बताओ इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जेड प्लस हमेशा सब ग्रुप होता है क्यू प्लस का। जेड प्लस हमेशा सब ग्रुप होता है क्यू प्लस का, और क्यू प्लस हमेशा सब ग्रुप होता है आर प्लस का, और आर प्लस हमेशा सब ग्रुप होता है वो होता है सी प्लस का। एक लाइन में पूरे को दर्शा दिया। ये चारों आपस में सब ग्रुप होते हैं। ये है इसका सब ग्रुप होता है, ये इसका सब ग्रुप। अच्छा ये है वो इसका सब ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप तो ऑटोमेटिक होगा ना। जैसे जेड प्लस है वो क्यू प्लस का सब ग्रुप है, तो जेड प्लस आर प्लस का सब ग्रुप भी होगा और जेड प्लस सी प्लस का सब ग्रुप भी होगा। ठीक है दोस्तों।
एक जैसे एग्जाम्पल सब ग्रुप का ये है कि mz जो होता है वो सब ग्रुप होता है z का, प्लस संक्रिया के लिए। mz का मतलब क्या है, जैसे mz, जैसे मान लो 4z है, m का मान 4 मान लो, तो 4z के एलिमेंट क्या है कि z के एलिमेंटों को 4 से गुणा कर दो तो 0, 4, 8, 12 ऐसे चलता रहेगा। नेगेटिव में -4, -8, -12 ऐसे चलता है। तो ये जो 4z है ना वो किसका सब ग्रुप होता है, हमेशा z का। तो इन जनरल बात करूँ तो mz सब ग्रुप होता है z का, ये अपने को याद रखना है। तो ये अपन ने बहुत सारे सब ग्रुप के एग्जाम्पल देखे हैं। अब दोस्तों मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ, इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपनी बुक के अंदर तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चीज़ें क्या हैं देखो, अब नोट पॉइंटों के माध्यम से लिख लेना आप। पहला नोट पॉइंट के माध्यम से लिखना है कि अगर ग्रुप साइक्लिक है, अगर जी साइक्लिक है, मान लो जी ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, तो जी अगर साइक्लिक है, इफ जी इज साइक्लिक, अगर अपना ग्रुप सक्रिय होता है, देन तब एच इज साइक्लिक। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो हमेशा उसका जो सब ग्रुप बनेगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी हमेशा साइक्लिक होगा। दूसरा नोट पॉइंट है कि अगर जी अबेलियन है, अगर जी इज अबेलियन, अगर जी अबेली है, देन एच इज अबेलियन। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो सब ग्रुप साइक्लिक होगा, ग्रुप आबेली है तो सब ग्रुप भी आबेली होगा। तीसरा मान लो, तीसरे पॉसिबिलिटी जी के पास क्या है, नॉन आबेली हो जाए। अगर जी इज नॉन अबेलियन, अगर जी ऐसा हो जाए, अगर जी नॉन अबेलियन, देन एच में भी, एच हो सकता है, एच क्या हो सकता है, अबेलियन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन अबेलियन भी हो सकता है। कहने का मतलब कि ग्रुप साइक्लिक है तो डायरेक्ट बोल देंगे सब ग्रुप साइक्लिक है, ग्रुप आबेली है तो बोल देंगे सब ग्रुप क्या है, आबेली है। लेकिन अगर ग्रुप नॉन आबेली है, लेकिन अगर ग्रुप नॉन आबेली है तो उसका सब ग्रुप हो सकता है, वो आबेली भी हो सकता है, चक्रीय भी हो सकता है और नॉन आबेली भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला कि प्रत्येक ग्रुप का साइक्लिक सब ग्रुप जरूर होता है। कोई सा भी ग्रुप ले लो, उसमें कम से कम एक सब ग्रुप ऐसा होगा जो साइक्लिक जरूर होगा। जैसे प्रत्येक ग्रुप का आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी हमेशा साइक्लिक होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि एवरी ग्रुप है, एवरी ग्रुप, देखो ये चीज़ें अपने को किताब में नहीं मिलेंगी लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी ग्रुप हैज ए साइक्लिक सब ग्रुप, एवरी ग्रुप हैज ए साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, ये 4 नोट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नोट पॉइंट है, अगर जी साइक्लिक है, यदि जी इज साइक्लिक, इफ जी इज साइक्लिक, अगर जी मान लो चक्रीय ग्रुप है एंड आर डिवाइड करता है एन, जी साइक्लिक है और जो जी का ऑर्डर है वो क्या है, एन है। मान लो जी कोई चक्रीय ग्रुप है और जी का ऑर्डर एन है, अगर आर डिवाइड करता है एन को, देन तब जी हैज यूनिक, देन जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर आर, ऑफ ऑर्डर आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है कि जी चक्रीय ग्रुप है और जी का ऑर्डर है एन, और मैं बता रहा था ना कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है,
सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। मान लो आर है वो एन को डिवाइड कर रहा है, तो आर ऑर्डर के सब ग्रुप जरूर मिलेंगे। अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है और आर एन को डिवाइड कर रहा है तो आर ऑर्डर के सब ग्रुप जरूर मिलेंगे। और आर ऑर्डर के जो सब ग्रुप होते हैं वो यूनिक सब ग्रुप होते हैं। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं कि Z6, ठीक है, Z6 + 6, इसकी बात करता हूं मैं एक एग्जांपल के माध्यम से। आपको पता है कि Z6 के एलिमेंट होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं। Z6 होता है वो एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ये भी पढ़ा है। चक्रीय ग्रुप होता है, और चक्रीय ग्रुप होगा तो उसके जनक भी होंगे, तो उसके जनरेटर होते हैं। जनरेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है इसका जनरेटर और एक होता है 5। ये दो इसके जनक होते हैं क्योंकि चक्रीय ग्रुप के जनक होंगे। अब देखो, अब सबसे पहले तो मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सब ग्रुप, दो चीजें निकालता हूं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ सब ग्रुप। इसमें देखो Z6 का जो ऑर्डर है, Z6 का ऑर्डर है 6, तो एलिमेंटों का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। मैं बोल रहा था कि एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और सब ग्रुप का ऑर्डर भी। तो एलिमेंट का ऑर्डर 1 हो सकता है, एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो सकता है, एलिमेंट का ऑर्डर 3 हो सकता है, एलिमेंट का ऑर्डर 6 हो सकता है। एलिमेंटों का ऑर्डर यही हो सकता है, इनके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब देखो मैं बोल रहा था कि अगर R है वो N को डिवाइड करता है तो G जो है वो यूनिक सब ग्रुप रखता है R ऑर्डर का। अब देखो 1 है वो 6 को डिवाइड करता है, तो 1 ऑर्डर का भी यूनिक सब ग्रुप, 2 ऑर्डर का भी यूनिक सब ग्रुप, 3 ऑर्डर का भी यूनिक सब ग्रुप और 6 ऑर्डर का भी यूनिक सब ग्रुप। तो टोटल सब ग्रुप कितने बन गए, 4 बन गए। टोटल सब ग्रुप क्या बन गए, 4 बन गए। तो 1 ऑर्डर का कोई पूछे कितना सब ग्रुप होगा, तो 1। प्रत्येक और जो ऑर्डर डिवाइड करता है उस प्रत्येक ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप रखता है। तो 1 ऑर्डर का 1 सब ग्रुप, 2 ऑर्डर का भी 1 सब ग्रुप, 3 ऑर्डर का 1 सब ग्रुप, 6 ऑर्डर का 1 सब ग्रुप। तो टोटल सब ग्रुप कितने हो गए, 4। अब इन 4 में देखो, अब देखो मैं एलिमेंट भी बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 ऑर्डर में तो बनेगा केवल आइडेंटिटी, 1 ऑर्डर में आइडेंटिटी, और सब जानते हैं Z6 का आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है। अब 2 ऑर्डर का कौन सा बनेगा दोस्तों, 2 ऑर्डर का बनेगा, 2 ऑर्डर का जो बनेगा वो ये बनेगा 0 और 3, ये 2 ऑर्डर का बनेगा। 3 ऑर्डर का बनेगा वो बनेगा 0, 2, 4, ये सब ग्रुप बनेगा 3 ऑर्डर का। और जो 6 ऑर्डर का बनेगा वो बनेगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 6 ऑर्डर का बनेगा। तो ये 4 सब ग्रुप बन के आए। देखो ये तो खुद का खुद है, ये तो खुद का खुद Z6 है और ये आइडेंटिटी। तो ये दोनों तो हैं वो कौन से हैं, ये दोनों तो हैं इम्प्रॉपर और ये दोनों प्रॉपर है। देखो इसमें ये भी सब ग्रुप है, कैसे है, समवर्ता नियम देखो, 0 और 3 को जोड़ा तो 3, 3 और 3 को जोड़ा तो 6, 6 का मतलब वापस 0, ये भी सब ग्रुप है। 0 और 2 को जोड़ा तो 2, 2 और 4 को जोड़ा तो वापस 0, 4 और 4 को जोड़ा तो 2, तो ये भी सब ग्रुप है। तो टोटल सब ग्रुप कितने बने, तो Z6 के टोटल सब ग्रुप, Z6 के जो टोटल सब ग्रुप बने वो कितने बने, 4। प्रत्येक ऑर्डर का एक सब ग्रुप बन गया। अब 4 सब ग्रुप में 2 तो इसमें है ट्रिवियल या इम्प्रॉपर, कौन कौन से, एक तो खुद आइडेंटिटी और ये, और बाकी के ये 2 बचे, वो 2 कौन से हैं, 2 है वो है प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि कैसे सब ग्रुप बनाते हैं, कैसे इनका ऑर्डर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसको समझना है आपको। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, और थोड़ा आगे चलने का मतलब ये है कि जैसे अपने को ऐसे बोल दें, जैसे अपने को ऐसे बोल देता है कि कोई ग्रुप है
सुनना ध्यान से। जैसे एक एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें ऑर्डर ऑफ जी अपने को दिया है 10। कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 10, और ये बोल दिया कि जी है वो आबेली है। जी है वो क्या है, आबेली है। ठीक है, तो अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, और यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप। जी का ऑर्डर 10 दिया है, तो एलिमेंटों का ऑर्डर ये हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 10 हो सकता है। इनके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अब नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप देखो, अगर ग्रुप में 10 एलिमेंट हैं तो एक एलिमेंट उसका आइडेंटिटी होगा, एक एलिमेंट उसका क्या होगा, आइडेंटिटी। तो एक तो ये सब ग्रुप बनेगा, जो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 1 ऑर्डर का जो सब ग्रुप बनेगा वो हमेशा 1 बनेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी होता है। अब 2 ऑर्डर के कौन से सब ग्रुप बनेंगे, देखो एक बार मान लो कि ये ग्रुप में 10 एलिमेंट है, उसमें से ए एलिमेंट है वो ग्रुप का है, ए एलिमेंट है वो ग्रुप का है। तो ए एलिमेंट की सहायता से अगर मैं ग्रुप बनाता हूं, तो पहले मैंने लिखा ए, फिर लिखा इसका स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ गया। अगर ए का ऑर्डर 2 ले रहा हूं तो ए और ए स्क्वायर बन गया, एक सब ग्रुप बन गया। इस सब ग्रुप को मैंने क्या नाम दे दिया, एच। ठीक है, अब मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूं, जैसे बी एलिमेंट लेता हूं जी का, और ऑर्डर ऑफ बी बराबर मान लेता हूं, इसका तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2 माना था, और ऑर्डर ऑफ बी बराबर मैंने मान लिया 5। ऑर्डर ऑफ बी बराबर मैंने कितना मान लिया, 5। तो अब बी की सहायता से अगर एलिमेंट लिखोगे तो लिखोगे आप बी, बी स्क्वायर, बी क्यूब, बी 4 और बी 5। बी 5 बराबर आइडेंटिटी आ गया, और इस सब ग्रुप को मैंने नाम दे दिया की। ठीक है, अब दोस्तों एक एलिमेंट मानता हूं सी, कोई तीसरा, क्योंकि ग्रुप में तो 10 एलिमेंट है ना, ग्रुप में 10 एलिमेंट हैं, सी एलिमेंट मानता हूं। सी एलिमेंट और सी एलिमेंट का ऑर्डर मान लेता हूं कि जो सी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो है 2। सी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 2। तो सब ग्रुप बनेगा वो बनेगा सी, सी स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी। इसको मान लिया, जैसे इसको मान लिया H1, इसको मान लिया H2। तो अब एक चीज देखो कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट A है और 2 ऑर्डर का ये एलिमेंट C है। ये 2 ऑर्डर का A एलिमेंट है वो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप बना रहा है, और ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट है ये भी 2 ऑर्डर का सब ग्रुप बना रहा है। लेकिन आप H1 2 ऑर्डर का बना और H2 2 ऑर्डर का बना। आप H1 H2 को गुणा करो, तो H1 H2 को गुणा करोगे 4 ऑर्डर का आ गया। H1 और H2 ये 2 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का आ गया। जबकि 4 ऑर्डर का तो सब ग्रुप बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ग्रुप का ऑर्डर 10 है। तो बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ए ऑर्डर भी 2 ऑर्डर का हो जाए और सी भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो जाए? एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिला, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिला और एक एलिमेंट की सहायता से एक सब ग्रुप बन गया। कौन सा सब ग्रुप है? सब ग्रुप को नाम भी मैं बोल देता हूँ। वो सब ग्रुप अपना बना ए और ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, ये सब ग्रुप बना। अब देखो 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बनेंगे? 5 ऑर्डर के दोस्तों जो सब ग्रुप बनेंगे उनकी संख्या आप देखोगे तो 5 ऑर्डर के, देखो यहाँ 5 ऑर्डर के सब ग्रुपों की संख्या आप लिख लिया करो डायरेक्ट 5 ऑर्डर के सब ग्रुपों की संख्या कितनी लिख लिया करो? 5 और 5 का मान कितना होता है? 4। 5 ऑर्डर के सब ग्रुपों की संख्या कितनी होगी? 4। तो 4। 10 ऑर्डर के सब ग्रुपों की संख्या, 10 ऑर्डर के अगर कोई सब ग्रुप की संख्या निकल रहा है तो 10 ऑर्डर के जो सब ग्रुप की संख्या होगी 5 10, और 5 10 का मान भी कितना होता है?
φ10 और φ10 को अपन ये लिख सकते हैं ना, ये अपन ने आयलर फाई फलन पढ़ा था, 2 × 1 2 × 5, तो ये 10 1 - 1/2 1 - 1/5। अच्छा, 5 ऑर्डर के 4 सब ग्रुप हैं। अब बचे हुए सब ग्रुप वो 10 ऑर्डर के होंगे, बचे हुए जो भी सब ग्रुप होंगे वो 10 ऑर्डर के होंगे, और 10 ऑर्डर के जो सब ग्रुपों की संख्या है वो भी कितनी होती है, 4। तो टोटल जो सब ग्रुप बने वो बने, टोटल सब ग्रुप बने वो बने 10। टोटल जो सब ग्रुप बने वो कितने बने, 10। अब देखो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे जो सी एलिमेंट है, सी एलिमेंट को मान लो 5 ऑर्डर का मान लेते आप, तो आप इसको ऐसे लिखते C C² C³ C4 C5 बराबर आइडेंटिटी, ऐसे लिखते। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि आपने B एलिमेंट भी 5 ऑर्डर का माना है और C एलिमेंट भी 5 ऑर्डर का, तो ये जैसे K1 बना और यहाँ से सब ग्रुप बना K2, तो K1 और K2 का ऑर्डर अगर गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा। K1 और K2 का ऑर्डर 25 हो जाएगा, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर 10 है, इसका मतलब C है वो 5 ऑर्डर का नहीं हो सकता। तो 5 ऑर्डर के सब ग्रुपों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 4। ठीक है, एक तो ये चीज है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही होता और क्वेश्चन में ये लिख देता कि G जो है वो है साइक्लिक, G जो है वो है साइक्लिक, तो साइक्लिक है तो मैं सीधा क्या बोलता, 1 ऑर्डर का सब ग्रुप, अगर 1 ऑर्डर का सब ग्रुप 1, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप भी 1, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप भी 1, और 10 ऑर्डर का सब ग्रुप भी 1, तो टोटल सब ग्रुप कितने हो जाते हैं, 4। क्योंकि साइक्लिक में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, साइक्लिक में तो जो जो ऑर्डर डिवाइड करता है उस ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप मिलता है, तो सब ग्रुप हो जाते हैं 4। ठीक है, तो अगर साइक्लिक बोल रहा था तो 4 सब ग्रुप, और साइक्लिक नहीं बोल रहा था तो 10 सब ग्रुप। और इन 10, ये जो 10 सब ग्रुप बन रहे हैं, ये जो 10 सब ग्रुप बन रहे हैं उनके अंदर देखो आप, इन 10 सब ग्रुपों में ये 4, ये भी ट्रिवियल हो गए और ये भी ट्रिवियल हो गया, तो इसमें 5 तो इम्प्रॉपर हो गए और 5 प्रॉपर हो गए, 5 इम्प्रॉपर हो गए, 5 प्रॉपर हो गए, और इनमें 2 प्रॉपर हो गए, 2 इम्प्रॉपर हो गए। ठीक है, तो एक बार आप इनको ध्यान से समझो, इनको करो, फिर अपन अपनी बुक के क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं, वरना फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ये समझ में आए तो इसको करना और इसको ध्यान से एक बार फिर से समझना। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।